Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson Number 1, Kitchen Fight. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। तो गाइज़, हमने ग्रामर के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी सबको हमने अच्छे से पढ़ा, हमने उनकी प्रैक्टिस भी की। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इंग्लिश टेक्स्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और हो सकता है बहुत सारे लोग इस सबक का इंतज़ार कर रहे हों कि कब हम इसको शुरू करेंगे, या इस चैप्टर का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम इसको शुरू करेंगे। आप सब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं और हम आपको कुल 20 लेसन की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमारा साथ देंगे और यकीन जानें कि ये 20 लेसन जब आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आइडिया आ जाएगा, एक फ़िक्र आपके जहन में आ जाएगा किस तरह से हम अंग्रेज़ी टेक्स्ट को समझेंगे और इसकी बेस पे आप ख़ुद से भी पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जब तक आप ख़ुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब मैं आपको कितने असबाक या कितने दुरूस का मैं तर्जुमा करा सकता हूँ, मतलब जितनी किताबें हैं, कितनी किताबें हैं हमें ख़ुद नहीं पता कि कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं अंग्रेज़ी लिटरेचर की। तो जाहिर सी बात है हर एक एक किताब का हम तर्जुमा नहीं करा सकते। ठीक है, तो बस हम आपको एक रास्ता दिखाएंगे, आपको उसी रास्ते पे चलना है और ख़ुद से आपको प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है, तब जा कर के आपको इंशाल्लाह ये सबक या अंग्रेज़ी टेक्स्ट का समझना आपके लिए आसान होगा। ओके, और कबल ये कि मैं सबक शुरू करूँ, मैंने मुनासिब समझा था कि आप सबके लिए अल्फाज मानी मैं पहले बता दूं कि इस सबक में किस तरह के अल्फाज मानी आएंगे, यानी उनका माना क्या है। लेकिन मैंने समझा फिर बाद में कि मुझे लगा कि ऐसा करना सही नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप ख़ुद से ही अल्फाज मानी लिखें। और मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर दिया है। आप जो है जिस सबक को आप पढ़ना चाहते हैं या जिस सबक को हम पढ़ेंगे, आप पहले से उसको खुद से पढ़ के आएँ, उनके अल्फाज व मानी को लिख के आएँ। अल्फाज मानी ना देने की वजह यह है कि मुझे आइडिया नहीं कि आपको किस लफ्ज़ का माना नहीं पता है। हो सकता है आपको माना पता हो जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो अपनी ज़रूरत के एतबार से ही आप जो अल्फाज व मानी लिख कर लाएँगे, आप ख़ुद से उसका तर्जुमा करेंगे और फिर हमारे साथ उनको मैच करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। अब ये सारी बातें फिर से मैं आपको नहीं बताऊंगा, आज ही बता देता हूँ। ओके, कि आप खुद से जब तक पढ़कर नहीं आएंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके गाइस, इन्हीं कलिमात के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज का जो सबक है वो है किचन फाइट। और गोया कि अगर आपने सबक को पढ़ा होगा तो आपका अंदाज़ा होगा कि किचन फाइट का क्या मतलब है। बेसिकली इसमें एक बच्ची रहती है जो सपने में रहती, शायद कि वो किताब पढ़ रही थी और उसका जो चैप्टर था वो किचन के बारे में था और वो किताब पढ़ते पढ़ते दोपहर किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई थी शायद। तो वो ख्वाब में वही सब चल रहा था, किचन के बारे में उसका सबक था और वही सारी चीज़ें वो इस ख्वाब में देख रही थी। और ये जो लेसन है इसको मैंने
चंपक से निकाला, इन चंपक से लिया है। चंपक के बारे में बताना चाहूँगा कि चंपक अंग्रेज़ी सीखने वाले के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। चंपक एक मैगज़ीन है जो कहानियों पर मुश्तमिल है, मैगज़ीन, और गालिबन मुझे याद नहीं कि 15 दिन पे इसको इजरा किया जाता है, इसका इजरा किया जाता है, या 1 महीने पे, बहरहाल मैंने देखा नहीं है। तो चंपक मैं आपसे कहूँगा ज़रूर पढ़ें। इसकी 2 बुनियादी वजूहात है। पहली वजह यह है कि ये जो चंपक है ये कहानियों पर मुश्तमिल है और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। दूसरी चीज़ ये है कि चंपक अंग्रेज़ी सिखाने में बहुत ही बड़ा मुआविन है। ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा, ये मैगज़ीन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने में। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें अंग्रेज़ी जो ग्रामर आपको पढ़ाए जा चुके हैं वो बहुत अच्छे से आप फॉलो करेंगे। इसमें जो चीज़ें आपको मैंने पढ़ा दी हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मॉडल वगैरह में, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है अंग्रेज़ी ज़ुबान को मजबूत करने का चंपक। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चंपक ज़रूर ख़रीदें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ें। और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बहुत ही अच्छे अल्फाज होते हैं, और आमतौर पर आप देखेंगे कहानियों में जो अल्फाज होते हैं ना, वो वही होते हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं या जिनकी हमें रोज़ाना इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चंपक पढ़ने से आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी, इस माने में कि आप वहाँ से अल्फाज माने लेंगे, आप जुमलों की प्रैक्टिस करेंगे, तब वो ना स्पीकिंग पढ़ने से नहीं आती बल्कि बोलने से स्पीकिंग आती है, अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन आपको मदद मिलेगी अंग्रेज़ी ज़ुबान को मजबूत करने में चंपक से। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन भी दस्तयाब है और ऑफलाइन, और बेहतर है कि आप ऑफलाइन ही का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन ज़्यादा ना पढ़ें। इसकी वजह यह है कि आप जब आपके पास जब पेपर रहेगा तो आप उसमें अल्फाज मानी भी लिख लेंगे और आप उसको आसानी के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर चंपक पढ़ें। रोज़ आना आप आदत डाल लें कि अब आप इतना पढ़ चुके हैं कि अब आप चंपक आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में दुश्वारी है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ जब आप इन दुरूस को पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आदत डालें कि एटलीस्ट रोज़ाना 1 चंपक ज़रूर पढ़ें। 1 चंपक का मतलब ये 1 चंपक खरीदें और उसमें से 1 सबक को रोज़ाना ज़रूर पढ़ें। इससे आपको यकीन माने बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि मैंने आपको मशवरा क्यों दिया था। ठीक है, तो ये सबक मैंने चंपक से लिया ताकि एक खाका आपके जहन में डाल सकूं कि चंपक में किस तरह की कहानियाँ होती हैं और किस तरह से आपको फ़ायदा होगा। ओके गाइस, बहुत ही अहम बुनियादी बातें थी जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपके सामने पेश किया। ओके गाइस, तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। हमारा पहला सबक है लेसन नंबर 1 और किचन फाइट। मैंने इसका खाका आपके जहन में पेश किया कि कोई बच्ची थी जो किताब पढ़ रही थी और वो सो गई थी, और उसकी जो किताब थी, उसका जो सबक था वो शायद किचन के बारे में था। अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, ऑन हियरिंग वेरी लाउड नॉइजेस चांदनी रश्ड इनटू द किचन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। ओके, ये कहानी की शुरुआत होती है। तो ऑन हियरिंग वेरी लाउड नॉइजेस, इसका क्या मतलब होगा? ऑन हियरिंग, सुनने पर, वेरी लाउड नॉइजेस, बहुत तेज आवाज़ों को, शोरों को, यानी इसको, तो इसका क्या मतलब होगा? ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। इसका मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा शोर सुनकर या बहुत ज़्यादा तेज शोर सुनने पर। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हैं सुनने की वजह से भी। ओके, बट सुनने पर ज़्यादा अच्छा होगा, हम उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन हियरिंग वेरी लाउड नॉइजेस यानी बहुत तेज शोर सुनने पर, चांदनी रश इनटू द किचन। चांदनी ये नाम है, रश का मतलब होता है तेजी से दौड़कर जाना किसी की तरफ। इनटू द किचन, इनटू का मतलब में, किचन का मतलब मतबख, हम जिसको किचन भी बोल देते हैं। तो चांदनी रश्ड इनटू द किचन, चांदनी मतबख की तरफ दौड़ी या चांदनी मतबख में दौड़ कर गई। ठीक है, रश के माने होते दौड़ कर जाना, तेजी से जाना। ठीक है, तो तेजी से किचन में गई या तेजी से किचन की तरफ दौड़ी। ठीक, तो ये आपका जुमला हो गया, आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। इनटू द किचन ये रिलेटेड टू द वर्ब है। ओके, तो चांदनी रश्ड इन द किचन, चांदनी ये किचन की तरफ दौड़ कर गई या किचन की तरफ भागी भी आप कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छा मतलब जुमला है, आप इसको स्पीकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद क्या हुआ, वेजिटेबल्स, इसको आप वेजिटेबल नहीं पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड फ्रूट्स और फल। अब फलों यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, फल को हम एज आ वाहिद और एज आ प्लूरल यानी जमा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फलों भी इस्तेमाल होता है बट फल भी इस्तेमाल होता है। वर इन अ हीटेड आर्गुमेंट, तो इसका तर्जुमा होगा कि सब्जियां और फल ये गर्म बहस में थे। हीट का मतलब होता है गर्म, हीटेड का मतलब गर्म, गर्मा गर्म, और आर्गुमेंट का मतलब बातचीत या बहस। ओके, तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर इन अ हीटेड आर्गुमेंट का क्या मतलब होगा कि सब्जियां और फल ये गर्म बहस में थे। ओके, यानी उनके दरमियान गर्म बहस चल रही थी, ये माना हो गया। ठीक है, तो सब्जियां, तो यहां पर हम कहेंगे सब्जियों और फलों के दरमियान गर्मा गर्म बहस चल रही थी। ये आपका अच्छा तर्जुमा हुआ। ओके, आप यहां भी कह सकते हैं कि सब्जियां और फल जो है गर्मा गर्म बहस में थे, यानी उन दोनों के दरमियान या इनके दरमियान गर्मा गर्म बहस चल रही थी। ओके गाइस, तो ये इस लाइन का तर्जुमा हुआ, यानी इस पैराग्राफ का। आगे चलते हैं। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वर फाइटिंग विद एलिफेंट फुट याम एंड कलोकेजा, इसको बोलेंगे कलोकेजा। लेमन्स वर फाइटिंग विद पोटैटोज, tomatoes were yelling at beetroots, grapes were taunting groundnuts। ओके, यहाँ पर कई सारे जुमले हैं। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वर फाइटिंग विद एलिफेंट फुट याम एंड कलोकेजा, इसको आप क्या पढ़ेंगे, कलोकेजा, कलोकेजा। ओके, तो एप्पल्स का मतलब आप जानते हैं सेब, और एंड का मतलब और, ऑरेंज का मतलब संतरा, वर्ड का मतलब था, थी, थे, फाइटिंग का मतलब लड़ना झगड़ना, विद का मतलब साथ, एलिफेंट, इसको आप एलिफेंट नहीं पढ़ेंगे, एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, फूड का मतलब पैर, याम का मतलब सब्जी का नाम। लेकिन एलिफेंट फूट याम ये पूरा मिला करके एक सब्जी का नाम है। एलिफेंट फूट याम ये पूरा मिला करके एक सब्जी का नाम है जिसको बोलते हैं जमीकंद, जमीकंद बोलते हैं उर्दू में, लेकिन इसको हम लोग अपनी जुबान में बोलते हैं कान, कान, इसकी भी सब्जी बनती है, जमीन के अंदर ये सब्जी होती है। ठीक है, हम लोग इसको कान बोलते हैं। अब अपने एतबार से आप इसको जान लीजिएगा, आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, एलिफेंट फुट याम लिखेंगे, वहां पर तस्वीर आ जाएगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या चीज़ है। हमारी जुबान में इसको कान बोलते हैं और उर्दू में इसको जमीकंद बोलते हैं। ओके, और इसके बाद कलोकेजा, कलोकेजा इसको कलोकेजा अरुई को बोलते हैं। ठीक है, तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वर फाइटिंग, कि सेब और संतरे झगड़ा कर रहे थे, झगड़ रहे थे, विद एलिफेंट फुट याम एंड कोलोकेजा, यानी कान या जमीकंद और अरुई के साथ। ठीक, ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ। आप इसको कह सकते हैं कि एप्पल्स और संतरों नीस जमीकंद और अरुई के दरमियान झगड़ा चल रहा था, यानी इनके दरमियान झगड़ा चल रहा था, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन अच्छा तर्जुमा आप अपने एतबार से करें कि संतरे और सेब ये जमीकंद और अरुई के साथ झगड़ रहे थे या झगड़ा कर रहे थे। ओके, लेमन्स वर फाइटिंग विद पोटैटोज, आसान सा जुमला है कि जो नींबू थे वो झगड़ा कर रहे थे आलू के साथ। ओके, तो लेमन्स वर फाइटिंग विद पोटैटोज की जो लेबू थे वो आलू के साथ झगड़ा कर रहे थे। यहाँ पर आलूओं के साथ कहने की जरूरत नहीं है। ओके, आलू के साथ झगड़ा कर रहे थे काफी हो जाएगा आपके लिए। ओके, उसके बाद है टोमेटोज वर येलिंग एट बीटरूट्स। ओके, इसको अमेरिकन टोमेटोज पढ़ते हैं बट ब्रिटिश में टोमाटोज है। ओके, तो हम चूंकि ब्रिटिश को फॉलो करते हैं इसलिए हम टोमाटो पढ़ेंगे। तो टोमाटोज वर येलिंग एट बीटरूट्स, तो टमाटो का मतलब होगा टमाटर, वर का मतलब था, थी, एल का मतलब होता चीखना चिल्लाना, एंड बीट रूट्स का मतलब होता चुकंदर। ठीक, तो टोमाटोज वर एलिंग एट बीट रूट्स, इसका तर्जुमा होगा कि जो टमाटर थे वो चुकंदरों पर, चुकंदर पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ठीक,
ग्रेप्स वर टॉन्टिंग ग्राउंड नट्स। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, जमा है अंगूरों हो जाएगा, वर का मतलब गागीगे, टॉन्ट का मतलब होगा तंज करना या ताना देना, एंड ग्राउंड नट्स का मतलब होता है मूंगफली। ओके, तो इसका तर्जुमा होगा ग्रेप्स वर टॉन्टिंग ग्राउंड नट्स, कि जो अंगूर थे वो मूंगफली को ताना दे रहे थे या मूंगफलियों पर तंज कर रहे थे भी आप कर सकते हैं, बट मूंगफलियों कहने की जरूरत नहीं, मूंगफली पर तंज कर रहे थे। ठीक, तो ये हमारा तर्जुमा हुआ इस पैराग्राफ का। उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर यू ऑल शाउटिंग, आस्क चांदनी। तो ये बहुत आसान सा जुमला है कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, वाई आर यू ऑल शाउटिंग, तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चीख रहे हो, आस्क्ड चांदनी, चांदनी ने पूछा। ओके, आगे क्या हुआ, वी डोंट लाइक दीज शेपलेस अगली वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द सॉयल, सेड एप्पल पॉइंटिंग एट देम। तो इसका तर्जुमा होगा वी डोंट लाइक दीज शेपलेस, कि हमें पसंद नहीं है ये बिला शक्ल के, शेपलेस का मतलब होगा जिनको कोई शक्ल ना हो खास, अगली का मतलब बदसूरत, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां। ओके, तो वी डोंट लाइक दीज शेपलेस अगली वेजिटेबल्स, की हमें पसंद नहीं है ये बदसूरत और बेशक्ल की सब्जियां। आप यहाँ कह सकते हैं वी डोंट लाइक, हमें पसंद नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं है ज्यादा अच्छा होगा। तो वी डोंट लाइक, हमें पसंद नहीं है क्या चीज, दीज शेपलेस अगली वेजिटेबल्स, ये बदसूरत और बिला शक्ल के, बगैर किसी शक्ल की सब्जियां। उसके बाद डेट, ये जो है ये पूरी सिफत है किसकी, वेजिटेबल्स के, और यहाँ पर हमने डेट इस्तेमाल किया, रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर जो का माना देगा, और चूंकि देख सकते हैं कि डेट का इस्तेमाल हम सबके लिए कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया। ओके, डेट का मतलब जो, ग्रो का मतलब होता उगना, ग्रो का मतलब उगना, अंडर का मतलब अंदर, द सोइल का मतलब मिट्टी या जमीन भी आप कह सकते हैं, जमीन भी कह सकते हैं, मिट्टी भी कह सकते हैं। ओके, तो हमें ये बिला किसी शक्ल के यानी बदसूरत जो सब्जियां हैं, डेट ग्रो जो उगती हैं अंडर द सोइल, जमीन के अंदर। ठीक, तो यहाँ क्या माना होगा, इसका माना यह हुआ कि हम उन बदनुमा, अब यानी हम उन बदसूरत और बिला किसी शक्ल की उन सब्जियों को नहीं पसंद करते हैं या नहीं पसंद हैं जो जमीन के अंदर या जो मिट्टी के अंदर उगती हैं। ओके, सेड एप्पल, सेब ने कहा, पॉइंटिंग एट देम, पॉइंट एट का मतलब होगा इशारा करना। ओके, पॉइंटिंग एट देम, उन पर इशारा करते हुए या उनकी जानिब इशारा करते हुए। तो पॉइंट एट समवन को अगर हम पॉइंट का इस्तेमाल अगर हम इशारा करने के लिए करें तो उसके साथ हम एट इस्तेमाल करेंगे। ओके, पॉइंटिंग एट यू, पॉइंटिंग एट दैट थिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आप प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल करेंगे जब पॉइंट को आप जो है इशारा करने के माने इस्तेमाल करें। तो ये पॉइंटिंग एट देम, ये हालत बयान कर रहा है, किस हालत में उसने ये बात कही, पॉइंटिंग एट देम, यानी उन पर इशारा करते हुए, यानी उन सब्जियों पर जो जमीन या मिट्टी के अंदर उगती हैं। ओके, तो ये हमारा तर्जुमा हुआ इस पैराग्राफ का कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है भी आप कर सकते हैं। हैपनिंग का मतलब होगा होना, बट आप यहाँ पर कह सकते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो, चांदनी ने पूछा। हमें ये बदसूरत और बिला किसी शक्ल की जो सब्जियां हैं जो कि जमीन के अंदर उगती हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सेब ने कहा उनकी तरफ इशारा करते हुए। ओके, यहाँ पर कह सकते हैं उन पर निशाना साधते हुए, पॉइंटिंग एट देम का तर्जुमा आप कर सकते हैं, पॉइंटिंग एट देम को आप कह सकते हैं उन पर निशाना साधते हुए। ठीक है, और उन पर निशाना साधते हुए ज्यादा अच्छा होगा इस माने में, क्योंकि यहाँ पर जो है नेगेटिव बात कही जा रही है। ठीक है, तंज कर रहा है, इसलिए निशाना साधने का यहाँ पर ज्यादा अच्छा माना होगा। ओके, आगे चलते हैं और आगे है ऑरेंज एंड लेमन इन रेज्ड वॉइसेस सेड, चांदनी प्लीज थ्रो देम आउट ऑफ द किचन। ओके, बहुत बड़ी बात चल रही है, झगड़ा चल रहा है आपस में, तो ऐसे सब होता है, ऐसे सब करते हैं लोग। तो ऑरेंज एंड लेमन इन रेज्ड वॉइस सेड, आसान सा जुमला है, ऑरेंज एंड लेमन ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है और सेड ये आपका वर्ब है, इन रेज्ड वॉइस ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, जो कि वर्ब के माने में इजाफा कर रहा है कि ऑरेंज एंड लेमन सेड, कि संतरा और लेमू ने कहा,
इन रेज्ड वॉइस, रेज का मतलब होता है बुलंद करना, उठाना, और यहाँ पर रेज्ड है जो कि थर्ड फॉर्म है, इसके माने होते हैं बुलंद, वॉइस का मतलब आवाज। इन रेज्ड वॉइस का मतलब हो जाएगा बुलंद आवाजों में, इन रेज्ड वॉइसेस का मतलब हो जाएगा बुलंद आवाजों में, बट आपको आवाजों कहने की जरूरत नहीं है, बुलंद आवाज में कहा। ओके, तो संतरा और लेमू ने बुलंद आवाज में कहा, क्या कहा? चांदनी, चांदनी प्लीज थ्रो देम आउट ऑफ द किचन। तो प्लीज का मतलब बराए करम, थ्रो का मतलब फेंकना, इनका दम का मतलब उन्हें आउट ऑफ द किचन, किचन के बाहर या किचन से बाहर, किचन के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन से बाहर भी बोलते हैं, ठीक है। तो चांदनी, और यहाँ पर प्लीज आया हुआ है, ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है कि आपको अक्सर प्लीज ही दिखाई देगा जब रिक्वेस्ट करें, लेकिन उर्दू में हम रिक्वेस्ट के लिए ही बराए करम लाते हैं अक्सर, वरना गुस्से में आप कोई प्लीज नहीं कहेगा, कहते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं कहते हैं। तो ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है प्लीज। अगर आप इसका तर्जुमा ना करें तो कोई गलत तर्जुमा नहीं होगा। आप अगर कहते हैं थ्रो देम आउट ऑफ द किचन, कि चांदनी इनको जो है किचन से बाहर फेंक दो, लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं प्लीज का तर्जुमा तो आप कह सकते हैं चांदनी प्लीज थ्रो देम आउट ऑफ द किचन, कि चांदनी इन्हें प्लीज या बराए करम किचन के बाहर फेंक दो, या किचन से बाहर फेंक दो, या फेंक दें, या फेंक दीजिए, यानी जरूरत के एतबार से आप यहाँ पर कई सारी ताबीरात इस्तेमाल कर सकते हैं, फेंक दें, फेंक दीजिए, फेंक दो। अब गुस्से में तो फेंक दे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ऑरेंज यानी संतरा और लेमन ने बुलंद आवाज में कहा कि चांदनी इनको किचन के बाहर या किचन से बाहर फेंक दो। ओके, तो ये हमारा तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द शेप एंड लुक ऑफ एलिफेंट फूट याम, colocasia and others like you. They are important and valuable because of their taste and nutrients. Chandni explained, though she was annoyed at the comments made by the apples and oranges. Okay, तो ये आपका अगला पैराग्राफ है जिसमें से कहा जा रहा है यू डोंट नीड टू वरी। यहाँ पर यू डोंट हैव टू वरी, वरी का मतलब होगा, यानी हैव टू वरी का मतलब होता है यानी परेशान होना, ठीक है। तो यहाँ कह रही यू डोंट हैव टू वरी कि आपको परेशान नहीं होना है, इसका लफ्ज़ तर्जुमा होगा आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन हम अगर इसका तर्जुमा कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है। यू डोंट हैव टू वरी, आपको परेशान नहीं होना है भी सही है, लेकिन अगर आप कह देते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अबाउट द शेप, शक्ल के बारे में, एंड लुक, और सूरत के बारे में। लुक, शेप का मतलब शक्ल यानी जो फिगर होता है, और लुक का मतलब वही माना है शक्ल सूरत जिसे आप कहते हैं। तो शेप एंड लुक का मतलब शक्ल सूरत। ऑफ एलिफेंट फूट याम, यानी जो है जमीकंद की शक्ल सूरत के बारे में, कलोकेजा अरवी की शक्ल सूरत के बारे में, एंड अदर्स और दीगर जो सब्जियां हैं उनकी शक्ल सूरत के बारे में। ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको जरूरत नहीं है, अबाउट द शेप एंड लुक ऑफ एलिफेंट फूट याम, कलोकेजा एंड अदर्स, कि आप परेशान हो। यू डोंट हैव टू वरी, आपको जरूरत नहीं है कि आप परेशान हो किस चीज को लेकर के, जमीकंद अरवी और दीगर सब्जियों की शक्लो सूरत को लेकर के। यहाँ पर अबाउट का तर्जुमा मैंने कर दिया शक्लो सूरत को लेकर के, ठीक है। अबाउट का एक्चुअल माना होता है के बारे में, लेकिन शक्लो सूरत को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा तर्जुमा होगा। ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द शेप एंड लुक ऑफ एलिफेंट फूट याम, कलोकेजा एंड अदर्स, की आपको जमीकंद अरवी और दीगर सब्जियों की शक्ल सूरत को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद लाइक यू, तुम्हारी तरह, दे आर इम्पोर्टेंट, आसान सा जुमला है कि ये अहम है, दे आर इम्पोर्टेंट, ये अहम है, ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन अगर आप कह दें दे आर इम्पोर्टेंट, ये अहमियत के हामिल है, ये अहमियत के हामिल है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब खास उर्दू हो जाएगी, खालिस उर्दू। ये अहमियत के हामिल हैं, दे आर इम्पोर्टेंट, ये भी ये अहम है, यानी ये अहमियत के हामिल हैं। एंड वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होगा काबिल कद्र, ठीक है, और इनकी भी कद्र की जाती है, और ये भी काबिल कद्र हैं या कीमती हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ कह सकते हैं कि लाइक यू, तुम्हारी तरह, दे आर इम्पोर्टेंट, ये भी अहमियत के हामिल है, एंड वैल्यूएबल और काबिल कदर हैं या कीमती हैं, ठीक। बिकॉज ऑफ दियर टेस्ट, क्यों कीमती हैं, क्यों अहमियत के हामिल हैं, ये आगे बता रहा है। बिकॉज ऑफ दियर टेस्ट, उनका जो जायका है, उनके जायके यानी अपने जायके की वजह से, दियर का मतलब उनका, उनकी, उनके, बट अपना अपना अपनी भी होता है, ठीक है। तो अपने जायके, एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ग़िज़ाई अज्जा, यानी जो चीज़ हम खाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन है, एनर्जी है, विटामिन है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इनमें जो ये सारी चीज़ें अज्जाए तरकीबी जिसे आप कह देते हैं, यानी ग़िज़ाई अज्जा, तो इनमें जो ग़िज़ाई अज्जा हैं और इनमें जो टेस्ट है, इनका जो जायका है, इनकी वजह से, ठीक है, ये अहमियत के हामिल हैं और कीमती हैं। ओके गाइस, तो लाइक यू, आप ही की तरह या तुम्हारी तरह, दे आर इम्पोर्टेंट, ये अहमियत के हामिल हैं, एंड वैल्यूएबल और कीमती हैं, काबिल कदर हैं, बिकॉज ऑफ दियर टेस्ट, अपने टेस्ट यानी अपने जायके की वजह से, एंड न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाए अज्जाए तरकीबी या ग़िज़ाई अज्जा की वजह से, यानी इनमें भी विटामिन वगैरह होती हैं, ठीक है। चांदनी एक्सप्लेन्ड, चांदनी ने वजाहत की, एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना, तो चांदनी एक्सप्लेन, चांदनी ने वजाहत की, गोया की, दो का मतलब गोया की, शी वॉज एनवाइड, एनवाई का मतलब होगा किसी को चिढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, शी वॉज एनवाइड की वो चिढ़ गई थी, एट द कमेंट्स, कमेंट्स पर, ठीक है। एट द कमेंट्स का मतलब होगा कमेंट्स पर, लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा कमेंट्स की वजह से। तो एनवाई के साथ जब आ जाए तो आप एट इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन, ओके, एनवाइड एट, ठीक है। शी वॉज एनवाइड एट द कमेंट्स, की वो कमेंट्स यानी तालीक की वजह से वो चिढ़ गई थी। अब मेड बाय द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये कमेंट्स की तारीफ है, यानी वो कमेंट जिनको सेब और संतरों ने किया था, ओके। तो जो कमेंट सेब और संतरों ने किया था उनकी वजह से वो चिढ़ गई थी, ओके। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, ओके। अगर आप इसका और अच्छे अंदाज में तर्जुमा करें तो आप कहेंगे कि चांदनी ने वजाहत की इसकी, गोया की वो एप्पल्स और ऑरेंज के जरिए किए गए तबसरे की वजह से चिढ़ गई थी। सेब और ऑरेंज यानी सेब और संतरों, सेबों और संतरों कहने की जरूरत नहीं, सेब और संतरे के जरिए किए गए कमेंट या तबसरे या तालीक की वजह से चिढ़ गई थी या उसे बुरा लगा था, ओके। तो ये माना हुआ इस पैराग्राफ का, ओके गाइस। टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, एप्पल लव्ड एट चांदनी, ये आसान सा जुमला है कि जायका और ग़िज़ाई अज्जा, एप्पल लव्ड जो है सेब हंसा एट चांदनी, चांदनी पर, यानी ये सुन करके चांदनी हंसा, यानी चांदनी पर सेब हंस पड़ा, आप कह सकते हैं हंस पड़ा यानी हंसा। कि जायका और ग़िज़ाई अज्जा, हम बोलते हैं ना कि ये और ये काम, तो हम भी हंसते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है। यानी ये कहते हुए हंसा कि या जायका और ग़िज़ाई अज्जा, ओ, तो वो चांदनी पर हंसा ये कहते हुए, उसकी बात थी सेब की, ओके। उसके बाद है vegetables that grow under the soil are always dirty and tasteless, ओके। आगे कह रहा है टेस्ट which means fragrance and beauty belong to the ones that grow above the soil on plants and trees, orange boasted, ओके। तो vegetables यहाँ पर बता रहा है कि वो सब्जियां that grow, यहाँ पर that प्रीपोजिशन है, that grow जो उगती हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रो उगने के माने में प्लूरल है इसलिए ग्रो हो गया, ओके। वेजिटेबल्स डेट ग्रो की वो सब्जियां जो उगती हैं अंडर द सोइल, जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर, और ऑलवेज डर्टी वो हमेशा गंदे रहते हैं या गंदे होते हैं, ठीक है। एंड टेस्टलेस और उनका कोई जायका नहीं होता है। टेस्टलेस का मतलब होगा बगैर जायके के होते हैं लेकिन उनका कोई जायका नहीं होता है, ओके। टेस्टलेस का मतलब जिसका कोई जायका ना हो। तो वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द सोयल की वो सब्जियां जो जमीन के अंदर उगती हैं, ये पूरा आपका जो है एक जुमला है लेकिन ये सब्जेक्ट भी बन रहा है किसका, आर ऑलवेज रिटेन टेस्टलेस, ओके। तो वो सब्जियां जो जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर उगती हैं, और ऑलवेज डर्टी वो हमेशा गंदे रहते हैं, वो हमेशा गंदे हैं, यहाँ पर गंदे है नहीं तर्जुमा होगा, बल्कि हमेशा गंदे रहते हैं या गंदे होते हैं, ठीक है। गंदे हैं
ये अच्छा तर्जुमा नहीं होगा। गरचे यहाँ पर रहने के लिए लिव नहीं आया, लिव का मतलब रहना वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर किसी खास हालत को, यानी जो चीज़ हमेशा होती है उसको बताने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ऑलवेज डर्टी हमेशा गंदे होते हैं, ठीक है, या गंदे रहते हैं। एंड टेस्टलेस, और इनका कोई जायका नहीं होता है। यहाँ पर टेस्टलेस का मैंने तर्जुमा किया, और इनका कोई जायका नहीं होता है। ठीक है, यही अच्छा तर्जुमा होगा। अगर आप कहते हैं कि वेजिटेबल सब्जियां जो ज़मीन या मिट्टी के अंदर उगती हैं वो हमेशा गंदी रहती हैं और बगैर जायके के रहती हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ओके, तो बेहतर तर्जुमा क्या होगा कि वो सब्जियां जो ज़मीन के अंदर उगती हैं वो हमेशा गंदी ही रहती हैं और इनका कोई जायका नहीं होता है। टेस्टलेस का तर्जुमा कर देंगे आप, उनका कोई जायका नहीं होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है टेस्ट विटामिन्स फ्रेगनेंस। यहाँ पर हम लोग विटामिन पढ़ते हैं, ये उर्दू में है या हिंदी में है, बट इंग्लिश में इसको विटामिन्स पढ़ते हैं। ओके, क्या पढ़ते हैं? विटामिन्स। तो टेस्ट विटामिन्स फ्रेगनेंस एंड ब्यूटी बिलोंग टू वंस that grow above the soil on plants and trees, orange boasted। ओके, तो ये जो बात कही गई है पूरी, ये ऑरेंज ने कही है। बोस्ट का मतलब होगा शेगी बघाड़ना, नखरे मारना। ओके, तो ऑरेंज बोस्टेड, तो इसका तर्जुमा करेंगे कि संतरे ने नखरे बाजी की, या संतरे ने नखरे मारा। ओके, या शेखी बघाड़ी। और उसने क्या कहा? टेस्ट, जायका, विटामिन्स जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, फ्रेगनेंस का मतलब होता है खुशबू, एंड ब्यूटी और खूबसूरती, बिलोंग टू द वंस। यहाँ पर वंस का मतलब हो जाएगा वेजिटेबल्स। वन का मतलब होता है एक, लेकिन आपको जुमलों में बहुत ज्यादा मिलेगा वंस। यहाँ पर ONCE वाला नहीं है, वंस अपॉन अ टाइम, बल्कि यहाँ पर जमा इस्तेमाल हुआ, इसकी वजह वेजिटेबल्स है। असल में ये वन है, इसका मतलब होता है एक, लेकिन कभी कभी हम जो चीज़ हम जिक्र कर देते हैं उसको दोबारा ना जिक्र करके वंस कर देते हैं। तो यहाँ पर वंस का मतलब हो जाएगा वेजिटेबल्स, बिलोंग टू द वेजिटेबल्स असल में। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर समझने में दिक्कत हुई हो जब उन्होंने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर वंस का मतलब हो जाएगा कि उन सब्जियों से इनका ताल्लुक है। ओके, तो जायका, विटामिन, खुशबू और खूबसूरती का ताल्लुक है। बिलोंग का मतलब होगा ताल्लुक होना, तो इनका ताल्लुक है उन सब्जियों से डेट ग्रो, जो उगती हैं अबव द सोइल, जमीन के ऊपर या मिट्टी के ऊपर। कहाँ? ऑन प्लांट्स, पौधों पर, एंड ट्रीज, एंड और पेड़ों पर। ऑरेंज बोस्टेड जो है, ऑरेंज ने नखरा दिखाते हुए कहा, आप कह सकते हैं नखरा दिखाते हुए कहा। बोस्ट का मतलब होगा नखरे मारना, शेखी बगाना, लेकिन नखरे दिखाते हुए कहा, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। ओके, तो संतरे ने नखरे दिखाते हुए सारी बात कही थी। ओके, ये सारी बातें कही थी। तो उसने कहा, संतरे ने नखरा बगाड़ते हुए, शेखी बगाड़ते हुए, नखरा मारते हुए कहा कि जायका, यानी विटामिन, खुशबू और खूबसूरती का ताल्लुक उन सब्जियों से होता है जो जमीन के ऊपर दरख्तों और पेड़ों पर उगती हैं। ओके गाइस, तो ये इस पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ। आगे है, वाई इज देयर सो मच ऑफ नॉइज इन द किचन, थॉट चांदनीज मदर इंदू एंटरिंग द किचन। ओके, तो यहाँ पर आसान सा इसका तर्जुमा होगा। तो यहाँ पर है, वाई इज देयर सो मच ऑफ नॉइज इन द किचन, कि किचन में, मतबख में इतना ज्यादा शोर क्यों है। वाई इज क्यों है देयर वहां, सो मच ऑफ नॉइज इतना ज्यादा शोर, इन द किचन मतबख में, किचन में। ठीक, तो वाई इज देयर सो मच ऑफ नॉइज इन द किचन, कि मतबख में इतना ज्यादा शोर क्यों है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मतबख में इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं इस बीइंग, यानी इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। तो अगर आपको स्पीकिंग में कहना हो कि यहाँ पर शोर क्यों हो रहा है, तो आप ये जुमला कह सकते हैं, व्हाई इज हियर सो मच ऑफ नॉइज, इतना शोर क्यों हो रहा है। या आप कहना चाहते हैं यहाँ पर इतना शोर क्यों है, तब भी आप कह सकते हैं व्हाई इज देयर सो मच ऑफ नॉइज। ओके, तो आप इसको स्पीकिंग में ला सकते हैं। तो व्हाई इज देयर सो मच ऑफ नॉइज इन द किचन, इसका तर्जुमा कर सकते हैं आप कि मतबख में इतना ज्यादा शोर क्यों है।
आप कह सकते हैं कि मतबख में इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। ओके, थॉट चांदनीज मदर, ये चांदनी की अम्मी ने सोचा। इंदु, जो कि इंदु है, जिनका नाम इंदु है, ठीक है, यानी चांदनी की अम्मी का नाम इंदु था। तो इंदु जो कि चांदनी की अम्मी है, उन्होंने सोचा। एंटरिंग द किचन, किचन यानी मतबख में दाखिल होते हुए। यहाँ पर एंटरिंग द किचन, इंटर का मतलब कब सोचा, जब वो किचन में दाखिल हो रही थी। तो यहाँ पर एंटरिंग द किचन का यहाँ पर ये हालत बयान कर रहा है, ठीक है। तो एंटरिंग द किचन, किचन में दाखिल होते वक्त भी आप कर सकते हैं, या किचन में दाखिल होते हुए, दोनों कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर वक्त के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि किचन में दाखिल होते वक्त या किचन में दाखिल होते हुए चांदनी की अम्मी इंदु ने सोचा कि यहाँ पर आखिर जो है शोर क्यों हो रहा है किचन में। ठीक, ये तर्जुमा हुआ। ओके, आगे क्या हुआ। चांदनी एक्सप्लेन द फाइट टू हर मदर हु हैड बीन अवे फ्रॉम होम बाइंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट। Indu opened the basket she was carrying with a smile and took out carrot and white radishes. Okay, तो यहाँ पर ये अगली कहानी है जिसमें है चांदनी एक्सप्लेन द फाइट टू हर मदर। ये आसान सा जुमला है। चांदनी सब्जेक्ट, एक्सप्लेन आपका वर्ब है, द फाइट झगड़ा, टू हर मदर अपनी माँ से। तो चांदनी एक्सप्लेन द फाइट टू हर मदर कि चांदनी ने झगड़े की वजाहत की या झगड़े को बयान किया अपनी माँ से। यहाँ पर टू हर माँ अपनी माँ से या अपनी माँ के सामने कह सकते हैं। ओके, चांदनी एक्सप्लेन द फाइट टू हर मदर, चांदनी ने झगड़े को अपनी माँ के सामने बयान किया। आप कह सकते हैं कि चांदनी ने अपनी माँ के साथ झगड़े की वजाहत की। अब यहाँ पर हु हैड बीन अवे फ्रॉम होम, ये सिफत है, ये पूरा जो जुमला है। हु हैड बीन अवे फ्रॉम होम बाइंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट, पूरा जुमला सिफत है किसकी, मदर की। ठीक है, तो उसने अपनी माँ से बयान किया झगड़े को। हु हैड बीन अवे, जो कि बाहर थी। हु माने जो, हैड माने थी, बीन का मतलब होना, अवे मतलब बाहर, फ्रॉम होम घर से। ठीक है, हु हैड बीन अवे फ्रॉम होम, जो कि घर से बाहर थी, किस लिए, बाइंग वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीदने की वजह से, एंड ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट, और ग्रोसरी का मतलब होगा जो खाने पीने के सामान, आप जरूरत के सामान जो होते हैं खाने पीने के, उनको ग्रोसरीज बोलते हैं। फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। तो जो कि बाजार से खाने पीने की जरूरत के सामान और सब्जियां खरीदने की वजह से, यहाँ पर घर से बिकॉज ऑफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बाइंग, ये सिफत बयान कर रहा है कि घर से वजह बयान कर रहा है। वो घर से क्यों थी, क्योंकि वो सब्जियां खरीद रही थी। ठीक है, तो आप इसका तर्जुमा करेंगे कि चांदनी ने अपनी माँ से झगड़े की वजाहत की, झगड़े को बयान किया, जो कि बाजार से जरूरत के सामान और सब्जियां खरीदने की वजह से घर से दूर थी। ठीक, ये तर्जुमा हुआ। उसके बाद है इंदु ओपन द बास्केट। इंदु ओपन द बास्केट आसान जुमला है कि इंदु ने टोकरी को खोला। शी वॉज कैरिंग, ये शी वॉज कैरी, ये सिफत है किसकी, बास्केट की। शी का मतलब वो, वाज का मतलब था, थी थे, कैरी का मतलब होता लादना। तो जो कि लादे हुए थी, शी वॉज कैरिंग का तर्जुमा होगा वो लादे हुए थी, लेकिन चूंकि मदर है तो हम थी कर देंगे। तो वो लादे हुए थी, ये जुमला सिफत है बास्केट की। ओके, तो इंदु ओपन द बास्केट शी वॉज कैरिंग, कि इंदु ने उस टोकरी को खोला जिसको वो लादे हुए थी। ठीक है, या लाई हुई थी भी कह सकते हैं। कैरी का मतलब होता है लादना भी होता है, लाना भी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जिसको वो लादे हुए थी या उठाए हुए थे भी आप कर सकते हैं, या लाई हुई थी, दोनों कह सकते हैं। ओके, उठाई हुई या लाई हुई या लादे हुए। ठीक है, विद अ स्माइल, कैसे खोला उन्होंने, एक मुस्कुराहट के साथ, यानी उन्होंने खोला, वो मुस्कुरा रही थी। ओके, ये काम हो गया उनका। आगे क्या हुआ, एंड टुक आउट कैरेट्स एंड व्हाइट रेडिशेस। टिक आउट का मतलब होता है निकालना, और उन्होंने निकाला क्या चीज, कैरेट्स यानी कि गाजरों को, एंड व्हाइट रेडिशेस और सफेद मूलियों को। ओके, तो यहाँ पर एंड टेक आउट कैरेट एंड व्हाइट रेडिशेस का तर्जुमा करेंगे, और उन्होंने गाजरों और सफेद मूलियों को बाहर निकाला। लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा कि और एक स्माइल के साथ उन्होंने जो है बास्केट को खोला और उन्होंने
गाजरों और सफेद मूलियों को बाहर निकाल कर रखा। बाहर निकालना के बजाय अगर आप करते हैं बाहर निकाल कर रखा या निकाल कर बाहर रखा तो ज्यादा अच्छा हो जा रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में जो कहानी चल रही है। ओके, तो इंदू ने उस टोकरी को खोला जिसे वो लाई हुई थी या जिसे वो लादी हुई थी या जिसे वो उठाई हुई थी एक स्माइल के साथ, और उन्होंने गाजरों और सफेद मूलियों को निकालकर बाहर रखा या बाहर निकाला। ओके गाइस, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहती हैं हाउ ब्यूटीफुल दीज कैरेट्स एंड डिशेस आर, सेड इंदू, पुटिंग देम ऑन द टेबल। दे मस्ट बी फ्रॉम आवर फैमिली, सेड एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ओके, तो यहाँ पर है हाउ ब्यूटीफुल दीज कैरेट्स एंड डिशेस आर। ये आपका जो जुमला है एक्सक्लेमेटरी वाला है, ताज्जुब वाला जुमला है। हाउ ब्यूटीफुल, कि कितने खूबसूरत है, दीज कैरेट्स, ये गाजर, यहाँ पर ये गाजरें कहने की जरूरत नहीं, ये गाजर कितने खूबसूरत हैं, एंड रेडिशेस और मूलियां। तो ये गाजर और मूलियां, यहाँ पर मूलियां कहेंगे आप, तो ये गाजर और ये मूलियां कितनी खूबसूरत हैं। चूंकि मूलियां हम बाद में ला रहे हैं, मूली मुअन्नस है, इसलिए हमने कितनी कहा। ठीक है, तो उर्दू में जो लास्ट वाला होता है उसका एतबार करते हैं हम अक्सर, तो इसलिए हमने कितनी कहा, कितना नहीं कहा, कितने भी नहीं कहा। ओके, तो हाउ ब्यूटीफुल दीज कैरेट्स एंड डिशेस आर, कि ये गाजर और ये मूलियां कितनी खूबसूरत हैं। सेड इंदू, इंदू ने कहा। पुटिंग देम ऑन द टेबल, ये सिफत बयान कर रहा है ये जुमला, यानी कब कहा, कैसे कहा, किस हालत में कहा। पुटिंग देम ऑन द टेबल, उनको टेबल पर रखते हुए। ओके, तो क्या तर्जुमा होगा कि उनको टेबल पर रखते हुए इंदू ने कहा कि ये मूलियां और ये गाजर कितने खूबसूरत हैं। उसके बाद क्या हुआ, दे मस्ट बी फ्रॉम आवर फैमिली, सेड एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो ये जो जुमला है ये सेब और संतरों ने कहा। क्या कहा? दे मस्ट बी फ्रॉम आवर फैमिली, कि वो जरूर हमारी जो है हमारे खानदान से होंगे या हम में से होंगे। तो यहाँ पर मस्ट बी का मतलब होगा जरूर होगा। यहाँ पर हमने अभी इम्कान, मस्ट के बारे में जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि ज़रूर चाहिए भी होता है इसका माना, लेकिन मस्ट का इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब हमें ये बतलाना हो कि किसी चीज़ के होने का कवी इम्कान हो। तो यहाँ पर दे मस्ट भी, कि ये ज़रूर होंगे फ्रॉम आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान से या हम में से। यहाँ पर ख़ानदान कहने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली का मतलब ख़ानदान ही होता है, लेकिन ये कोई ख़ानदान की बात नहीं चल रही है, बल्कि इनका जो ग्रुप है, ठीक है, उनकी बात चले। तो हम में से भी आप कर सकते हैं, फ्रॉम अस, और फैमिली को आप कह सकते हैं हम में से होंगे। यहाँ पर हमारे ख़ानदान भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दे मस्ट बी फ्रॉम आवर फैमिली, कि हमारे फैमिली में से या हमारी फैमिली में से या हमारे ख़ानदान में से या हम में से ज़रूर होंगे। चूँकि खूबसूरत है इसलिए उन्होंने द सेड एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यानी सेब और संतरों ने ये बात कही। सेबों और संतरों ने भी आप कह सकते हैं, बट चलेगा, दिक्कत नहीं है कि सेब और संतरों ने या सेबों और संतरों ने ये बात कही। ओके, आगे क्या हुआ, carrots and radishes grow under the soil like elephant foot yam, colocasia, potatoes, beetroot and ground nut. Okay, they are not for your family, replied चांदनी। तो यहाँ पर ये जो बात है, ये जो पूरी बात कही गई है, ये चांदनी ने बात कही है। ओके, तो ये ताबीर है कि आपको न्यूज़पेपर में भी मिलेगा और लिटरेचर में भी, कि जो कहने वाला होता है उसको हम बाद में लाते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम बाद में लाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को हम पहले ले आते हैं। और आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया है, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, जो बात कही गई है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो एक्चुअल में ये था चांदनी रिप्लाइड, उसके बाद ये बात थी, लेकिन ये ताबीर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो जुमला है, ये जुमला किसने कहा? चांदनी ने कहा है। ओके, तो चांदनी रिप्लाइड ये असल है, तो चांदनी ने जवाब दिया, या चांदनी ने जवाबन कहा। क्या कहा? कैरेट्स एंड रेडिशेस, कि गाजर और मूलियां ग्रो अंडर द सोयल, ये जमीन के या मिट्टी के अंदर उगती हैं। यहाँ पर चूंकि मूलियां हमने जो है लास्ट में लाया इसलिए उगती हैं कर दिया। लाइक एलिफेंट फूट याम, यानी जमीन कंद की तरह। ओके, तो लाइक एलिफेंट फूट याम, एलिफेंट
नहीं एलिफेंट, ओके, फूटियाम, जमीकंद, क्लोकेजा यानी अरवी, पोटैटोज आलू, बीट रूट शकरकंद एंड ग्राउंडनट्स और मूंगफली। ओके, तो इसका तर्जुमा होगा कि जमीकंद, अरवी, आलू, शकरकंद और मूंगफली की तरह, ठीक है, मूंगफली की तरह। अब ये तर्जुमा होगा कि गाजर और मूली जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर उगते हैं। ठीक है, यहाँ पर गाजर और मूली जब हमने मुजक्कर यानी वाहिद इस्तेमाल किया तो एज अ प्लूरल लेके उगते हैं हमने कर दिया। ठीक है, ये तर्जुमा हुआ। दे आर नॉट फ्रॉम योर फैमिली, ये आपके अहले खाना में से नहीं है, यानी ये आप में से नहीं है। ठीक है, ये बात चांदनी ने कही जवाबन। तो रिप्लाइड चांदनी, चांदनी ने जवाब दिया या चांदनी ने जवाबन कहा कि ये जो मूली है और ये जो गाजर है ये अरवी की तरह, आलू की तरह और शकरकंद की तरह और मूंगफली की तरह, इसी तरह से जमीकंद की तरह ये जमीन के अंदर ही उगते हैं। ये तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे खानदान में से या तुम में से नहीं है। ओके, ये बात चांदनी ने कही। उसके बाद आगे क्या हुआ? आगे हुआ इम्पॉसिबल, स्क्रीम्ड एप्पल्स, ऑरेंजेस, लेमन्स, टोमेटोज एंड ग्रेप्स। ओके, तो इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल का तर्जुमा कर सकते हैं नामुमकिन सी बात है, हो ही नहीं सकता है। ठीक, स्क्रीम्ड, ये जुमला किसने कहा? स्क्रीम्ड एप्पल्स, सेब, संतरों, नींबुओं, टोमेटोज, टमाटरों एंड ग्रेप्स और अंगूरों ने चीख कर कहा या चिल्ला कर कहा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इन सब ने चिल्ला कर कहा। स्क्रीम्ड का मतलब चिल्लाना होता है, लेकिन चिल्ला कर कहना भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। यानी इन सबों ने चिल्ला कर कहा, क्या कहा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है। ठीक है, ये बात उन्होंने कही। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा ऊपर चलते हैं। एलिफेंट, याम फूड, कलोकेजा, पोटैटो, beetroot and groundnut joined carrots and radishes in laughter. Hindu asked everyone to keep quiet. Chandni eagerly looked at her mother's face. Beauty lies in the eyes of the spectators and, in this case, tasters. Beauty has various forms and its definition differs from person to person. Okay, अभी हम यहाँ तक करते हैं। आगे क्या हुआ कि एलिफेंट याम फूट यानी जमीकंद, जिसे हम कान बोलते हैं, कलोकेजा, कलोकेजा यानी अरवी, पोटैटो यानी कि आलू, बीट रूट, शकरकंद एंड ग्राउंडनट्स और मूंगफली, ज्वाइंट कैरेट्स एंड रेडिसेस, इन्होंने जो है गाजर और मूली को ज्वाइन किया यानी उनसे मिल गए। ठीक है, तो ये जो सब्जियां और ये जो फल थे ये मिल गए किससे? गाजर और मूली के साथ। इन लॉफर, लॉफ का मतलब होगा हंसनी, हंसना। ठीक है, हंसते हुए। इन लॉफर का मतलब हंसते हुए। ठीक है, तो यानी हंसते हुए उन्होंने इनसे जुड़ गए। ठीक है, उसके बाद इंदू आस्क्ड एवरीवन टू कीप क्वाइट। इंदू आस्क्ड, इंदू ने कहा या मुतालबा किया, एवरीवन तमाम लोगों से, हर एक से, क्या, किस चीज का? टू कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब खामोश रहना। ओके, तो इंदू ने तमाम लोगों से, सभी से खामोश रहने के लिए कहा। ठीक, चांदनी ईगरली लुक्ड एट हर मदर फेस। तो चांदनी ईगरली लुक्ड एट हर मदर्स फेस कि चांदनी ने जो है अपनी माँ के चेहरे को चाह के साथ देखा, ख्वाहिश के साथ देखा। ठीक है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द स्पेक्टेटर्स एंड इन दिस केस टेस्टर्स। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ स्पेक्टेटर्स, इसका तर्जुमा होगा ब्यूटी का मतलब खूबसूरती, लाई का मतलब होगा होना, इन द आईज ऑफ की आंखों में, स्पेक्टेटर्स का मतलब देखने वाला। ओके, तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ स्पेक्टेटर्स का मतलब होगा खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है।
यानी इंसान किस नजरिए से, किस निगाह से देखता है किसी चीज को, खूबसूरती इस पे डिपेंड करती है। एंड इन दिस केस, और इस मामले में, यानी ये जो आपका झगड़ा चल रहा है, इस मामले में टेस्टर्स यानी जो खाने वाला है उसके नजदीक खूबसूरती अलग होती है, ठीक है। तो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ स्पेक्टेटर्स, की ब्यूटी जो है खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, लेकिन इस मामले में खूबसूरती जो होगी जो खाने वाला है वो कैसे देखता है इस टेस्ट को, ये माना रखता है, ये माना है इस पे। ओके, ब्यूटी हैज वेरियस फॉर्म्स, खूबसूरती की बहुत सारी शक्लें, वेरियस का मतलब बहुत, फॉर्म्स का मतलब शक्ल। तो ब्यूटी हैज वेरियस फॉर्म्स, खूबसूरती की कई सारी शक्लें हैं या खूबसूरती की मुख्तलिफ शक्लें हैं। एंड इट्स डेफिनेशन, और इसकी तारीफ, डिफर्स का मतलब होगा अलग होना, मुख्तलिफ होना। एंड इट्स डेफिनेशन डिफर्स, और इसकी जो तारीफात है या इसकी जो तारीफ है यानी खूबसूरती की, वो मुख्तलिफ होती है, अलग होती है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंसान के एतबार से, यानी अलग अलग नाहिए से अलग अलग खूबसूरती होती है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से लेकर के दूसरे आदमी तक का मतलब, यानी हर आदमी, इंसान के एतबार से आप कह सकते हैं। ओके, तो हर पर्सन टू पर्सन का तर्जुमा हर इंसान के एतबार से इसकी तारीफ अलग होती है। ओके, तो ये तर्जुमा हुआ इसका। ब्यूटी हैज़ वेरियस फॉर्म्स, की खूबसूरती की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, यहाँ पर हैं भी कर सकते हैं, होती हैं भी कर सकते हैं। एंड इट्स डेफिनेशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इसकी जो तारीफ है, इसका जो माना है वो आदमी के हिसाब से अलग होता है या अलग होती है तारीफ। ओके, तो यहाँ पर ये बात खत्म हुई। आगे क्या हुआ, आगे कह रहे हैं कि वी ऑल हैव सम स्पेशल फीचर्स, इसका तर्जुमा होगा कि वी ऑल हैव सम स्पेशल फीचर्स। सो वी ऑल हैव, हम सब के पास है, सम स्पेशल फीचर्स, कुछ खास खूबियां। फीचर्स का मतलब होगा खूबी, तो वी ऑल हैव सम स्पेशल फीचर्स का मतलब हम में हर एक के पास या हम सब के पास कुछ खास खूबियां हैं। ओके, एप्पल्स, ऑरेंजेस, लेमन्स, tomatoes and grapes are bright and colorful but need to be consumed with a short time or else they decay. ओके, तो हम सब के पास खास खूबियां होती है, तो हर एक की अपनी खूबी होती है, जिसमें से वो कह रही हैं कि एप्पल्स सेब, ऑरेंजेस संतरे, लेमन्स अंगूर, टोमाटोज टमाटर, एंड ग्रेप्स, आई मीन लेमन्स का मतलब नींबू, टमाटोज टमाटर और ग्रेप्स और अंगूर आर ब्राइट, ये चमकीले होते हैं, ब्राइट का मतलब चमकीला, एंड कलरफुल और रंगीन होते हैं, कलरफुल का मतलब रंगीन। ओके, तो सेब, संतरा, नींबू, टमाटर और अंगूर ये सब के सब चमकदार होते हैं और रंगीन होते हैं। बट नीड टू बी कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब होगा इस्तेमाल करना, बट नीड लेकिन जरूरत होती है, यानी दे नीड टू बी कंज्यूम्ड, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, टू बी आया हुआ इसलिए। ओके, तो बट नीड टू बी कंज्यूम का मतलब बट दे नीड, यानी ये सारी चीजें दे नीड टू बी कंज्यूम्ड, इनको इस्तेमाल में लाने की जरूरत होती है या इन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए विद इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम। विद इन का मतलब के अंदर, अ शॉर्ट ऑफ टाइम कम वक्त में। ओके, तो विद इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम कम वक्त के अंदर ही इन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। और एल्स वरना, और एल्स का मतलब होगा वरना, दे डिके सड़ जाते हैं, डिके का मतलब होगा सड़ना या खराब होना, वरना ये खराब हो जाते हैं। अब आप देखिए कितनी अच्छी ताबीरात है यहाँ पर, आप इन सबको अपने स्पीकिंग में इस्तेमाल करेंगे, और ये ऐसे जुमले हैं जो मुश्किल नहीं है, स्पीकिंग में सारे के सारे इस्तेमाल होंगे। ओके, जैसे सड़ने के लिए आप डिके इस्तेमाल करें। ओके, कम वक्त में, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम, ठीक। तो बट नीड टू बी कंज्यूम्ड विद अ शॉर्ट टाइम, लेकिन इन्हें कम वक्त में खाने की जरूरत होती है, यानी इन्हें कम वक्त में खा लेना चाहिए। और एल्स दे डिके, वरना ये सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं। ओके गाइस, तो ये तर्जुमा हुआ इन लाइनों का। आगे चलते हैं। बट एलिफेंट फूट याम्स, कलोकेजा, potatoes, beetroots and groundnuts don't rot so fast. They may look dull and dirty but can exist for longer periods. Okay,
आगे बता रहे हैं इन सब की खूबसूरती को या इनकी खुसूसियात को, बट लेकिन एलिफेंट फूट याम्स, जमीकंद, कलोकेजा, अरुई, पोटैटोज, आलू, बीट रूट, शकरकंद चुकंदर एंड ग्राउंड नट्स और मूंगफली डोंट रोट सो फास्ट। देखिए ये पूरा मिला करके सब्जेक्ट बन रहा है। ओके, डोंट रोट सो फास्ट, ये बहुत जल्दी से नहीं सड़ते हैं। रोट का मतलब जगह सड़ना। ओके, लेकिन ये जो फल और सब्जियां ये तेजी के साथ बहुत तेज नहीं खराब होते हैं, ये नहीं सड़ते हैं। दे में लुक डल, लुक डल, डल का मतलब होता है सुस्त भी होता, सुस्त होता है, लेकिन बदसूरती के मायने में भी इस्तेमाल करते हैं डल को। तो दे में लुक डल की हो सकता है कि ये बदसूरत दिखें। दे में लुक डल का तर्जुमा होगा लफ्जी ये बदसूरत दिख सकते हैं। मे का मतलब इम्कान का माना अदा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, आपने पढ़ा होगा मे के बारे में। तो दे में लुक डल की ये बदखूबसूरत यानी ये बदखूबसूरत दिख सकते हैं, ये बदनुमा दिख सकते हैं। ठीक है, एंड डर्टी और मैला या गंदा दिख सकते हैं। ठीक है, और इसको कह सकते हैं कि इस बात का इम्कान है कि ये मैले और गंदे दिखें, बदसूरत दिखें, बट कैन एग्जिस्ट, लेकिन ये एग्जिस्ट का मतलब होगा वजूद में रहना या जिंदा रहना, लेकिन यहाँ पर कोई चीज जिंदा रहने की बात नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पर तर्जुमा करेंगे बल्कि बाकी रह सकते हैं। एग्जिस्ट का मतलब बाकी रहना। ओके, फॉर लॉन्गर पीरियड्स, लॉन्गर पीरियड्स का मतलब ढेर यानी मजीद टाइम तक, यानी काफी वक्त तक इसका तर्जुमा होगा। ओके, मजीद वक्त तक का तर्जुमा काफी वक्त तक। ओके, तो बट कैन एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लेकिन ये काफी वक्त तक रह सकते हैं या बाकी रह सकते हैं, यानी खराब नहीं होंगे। तो ये इनकी फीचर्स हैं, इनकी खुसूसियात हैं। ओके, लेकिन जमीकंद या कान, अरुई, आलू, चुकंदर और जो मूंगफली है ये बहुत तेजी के साथ खराब नहीं होते, नहीं सड़ते। ये देखने में बदसूरत और गंदे हो सकते हैं, ये देखने में बदसूरत और गंदे हो सकते हैं, ये तर्जुमा होगा इसका, लेकिन ये काफी वक्त तक बाकी रह सकते हैं। ओके, तो ये तर्जुमा हुआ इस पैराग्राफ का। आगे चलते हैं और आगे है रेडिशेस एंड कैरेट्स ग्रो अंडर सॉइल, still they look very bright and colorful like apples, oranges, lemons, tomatoes and grapes. They can be preserved for long. So who should I appreciate now? Asked Chandni with a naughty smile on her face as she looked at the fighting fruits. Okay, आगे क्या हुआ? आगे हुआ radishes and carrots grow under soil. आसान सा तर्जुमा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि गाजर और मूली ये जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर उगते हैं। स्टिल, फिर भी, स्टिल का मतलब होगा ताहम या फिर भी। ठीक है, दे लुक वेरी ब्राइट कि ये बहुत चमकदार दिखते हैं। लुक का मतलब देखना होता है, दिखना भी होता है। लुक का मतलब देखना भी होता है, दिखना भी होता है। ओके, जैसे बोलते हैं हम लोग यू आर लुकिंग सो स्मार्ट टुडे मैन, बोलते हैं ना, अरे बहुत स्मार्ट दिख रहे हो भाई, तो यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, सो हैंडसम, सो ब्यूटीफुल, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर लुक का मतलब देखना भी होता है, दिखना भी होता है। तो स्टिल, फिर भी, दे लुक वेरी ब्राइट, ये बहुत चमकदार दिखते हैं, एंड कलरफुल और रंगीन। ठीक है, फिर भी ये बहुत चमकदार और रंगीन दिखते हैं, लाइक एप्पल, सेब की तरह, सेबों की तरह भी आप कर सकते हैं, ऑरेंजेस, संतरों की तरह, लेमन्स, लेमुओं की तरह या नींबुओं की तरह, टोमाटोज, टमाटरों की तरह, ग्रेप्स और अंगूरों की तरह। ओके, तो फिर भी ये अंगूरों, टमाटरों, नींबुओं, संतरों और सेबों की तरह यानी चमकदार और रंगीन दिखते हैं। आगे क्या हुआ? दे कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग, दे कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग। ये जो कैन भी इस्तेमाल हुई आपका पैसिव वॉइस है, कैन का मतलब सकना होता है, राइट। यहाँ पर पैसिव वॉइस की बात चल रही। प्रिजर्व का मतलब होगा बचा कर रखना, महफूज रखना। ओके, दे कैन बी प्रिजर्व्ड कि इन्हें बचा कर रखा जा सकता है, फॉर लॉन्ग काफी देर के लिए, काफी मुद्दत तक। ठीक, ये तर्जुमा हुआ इसका। सो लिहाजा, सो का मतलब होगा यहाँ पर लिहाजा। हु शुड आई अप्रिशिएट नाउ, हु शुड आई अप्रिशिएट नाउ कि मैं किसकी तारीफ करूं। अप्रिशिएट का मतलब होगा सराहना, अब का मतलब
नाउ का मतलब अब। सो हु शुड आई अप्रिशिएट नाउ, कि मैं अब किसकी तारीफ करूं। यहाँ पर हु का मतलब जो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सवाल कर रहा है ये, यानी वो सवाल कर रही है चांदनी। तो हु शुड आई अप्रिशिएट, यहाँ पर आप हुम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ताबीर इस्तेमाल होती है इसलिए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। ओके, एक्चुअल में हुम शुड आई अप्रिशिएट ना हुआ है, चूंकि आई ये सब्जेक्ट है और अप्रिशिएट ये आपका वर्ब है, हु ये आपका एक्चुअल में क्वेश्चन वाला वर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस तरह इस्तेमाल होता है। हु को हम एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हु इस्तेमाल हुआ, ना कि हु। एक्चुअल में यहाँ पर हु ही होना चाहिए था। ओके, तो हु शुड आई अप्रिशिएट नाउ, इसका तर्जुमा होगा कि मैं किसकी तारीफ करूं या मैं किसको सराहूं। अब सारे के सारे तो जो है उनकी खुसूसियात हैं। ओके, आज चांदनी, चांदनी ने पूछा, विद अ नॉटी स्माइल। नॉटी का मतलब होगा यानी शरारत भरी चीज कोई, यानी विद अ नॉटी स्माइल यानी शरारत भरी स्माइल, यानी मुस्कुराहट के साथ, यानी मजाकन आप कह सकते। विद अ नॉटी स्माइल यानी मजाकन, नॉटी स्माइल का मतलब शरारत भरी मुस्कुराहट, यानी मजाकन या शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए उसने पूछा। ये भी आप कह सकते हैं कि शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। तो यानी कि विद अ स्माइल ऑन हर फेस का तर्जुमा होगा कि उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ, यानी मुस्कुराहट चेहरे ही पे आती तो हमें इस कहने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि चांदनी ने शरारत भरी मुस्कुराहट यानी अपने चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ ये सवाल पूछा। एज शी लुक्ड एट द फाइटिंग फ्रूट्स, जबकि वो जो है फाइटिंग फ्रूट्स का मतलब लड़ने वाले फल, जब एज शी लुक्ड जब उसने देखा, एज का मतलब होगा जब, शी लुक्ड एट द फाइटिंग फ्रूट्स जब उसने जो है लड़ते हुए झगड़ते हुए फलों को देखा। ठीक है, तो उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट थी और उस हालत में उसने ये बात पूछी, यहाँ पर ये माना है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, वी आर सॉरी वी शैल नेवर बोस्ट अबाउट अवर सेल्फ सेड द एप्पल्स, ऑरेंजेस, लेमन्स, टमाटोज एंड ग्रेप्स, apologizing to the root vegetables. Chandni clapped on hearing this. ओके, तो वी आर सॉरी कि वी आर सॉरी का मतलब होगा यहाँ पर हम माफी चाहते हैं। वी आर सॉरी का मतलब हमें अफसोस है, लेकिन हम कहेंगे यहाँ पर हम माफी चाहते हैं। वी शिल नेवर बोस्ट अबाउट अवर सेल्फ, तो यहाँ पर नेवर का मतलब कभी नहीं, बोस्ट का मतलब होगा नखरे दिखाना, अवर सेल्फ का मतलब खुद पर। तो वी शेल नेवर बोस्ट अवर सेल्फ कि हमें खुद की शेखी नहीं बघाड़नी चाहिए, या हमें खुद पर नखरे नहीं दिखाने चाहिए कभी भी। ओके, सेड द एप्पल्स, ये किसने बात किसने कही, सेबों ने कही, संतरों ने कही, नींबुओं ने कही, टमाटरों ने कही और अंगूरों ने कही। ठीक है, तो इन फलों ने ये बात कही, क्या कही कि हम माफी चाहते हैं और हमें अपने आप पर नखरे नहीं दिखाना चाहिए या अपने खुद की शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए। ओके, अपोलोजाइजिंग टू द रूट वेजिटेबल्स, अब ये हालत बयान कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही किस हालत में, अपोलोजाइजिंग माफी मांगते हुए, टू द रूट वेजिटेबल्स जड़ वाली सब्जियों से। रूट का मतलब होता है जड़ और वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां। तो यहाँ पर जड़ वाली सब्जियों का मतलब वो सब्जियां जो जमीन के अंदर उगती हैं, वो उनमें जड़ होती है ना, उसको बोलते हैं जड़ वाली सब्जियां। ओके, तो जड़ वाली सब्जियों से माफी मांगते हुए इन लोगों ने ये बात कही। एंड चांदनी क्लेप्ड ऑन हियरिंग दिस, इसका मतलब होगा चांदनी ये सुनकर, ऑन हियरिंग दिस ये सुनकर या ये सुनने पर चांदनी ने ताली बजाई। क्लेप का मतलब वो ताली मारना, ताली मारी, यानी उसने ताली मारा या उसने ताली बजाई। ओके, बट ताली बजाना ज्यादा अच्छा है, ताली मारना भी इस्तेमाल होता है, ताली बजाना भी होता है। ओके, बट ताली बजाई ज़्यादा अच्छा हुआ। ताली मारने का मतलब आप अपने हाथ को किसी दूसरे के हाथ पे जब मारते हैं ना ताली, तो ताली मारना होता है। और ताली बजाने का मतलब जब आप खुद से ही आप ताली बजाते हैं, उसको ताली बजाना बोलते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है, हालांकि इस्तेमाल कर लेते हैं दोनों। ओके, ये हो गया। आगे क्या, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आर यू क्लैपिंग इन स्लीप, आस्क्ड हर मदर सीइंग चांदनी क्लैपिंग एंड स्माइलिंग इन स्लीप। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड टू यू, कि तुम्हें क्या हुआ,
वाई आर यू क्लिपिंग इन स्लीप, कि तुम नींद में ताली क्यों मार रही हो, आई मीन ताली क्यों बजा रही हो। वाई आर यू क्लिपिंग इन स्लीप, कि तुम नींद में ताली क्यों बजा रही हो। आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा। अब ये सीइंग चांदनी क्लिपिंग एंड स्माइलिंग इन स्लीप, ये हालत है। सीइंग देखकर चांदनी, चांदनी को किस हालत में, क्लिपिंग ताली बजाते हुए, एंड स्माइलिंग और मुस्कुराते हुए, इन स्लीप नींद में। ओके, तो चांदनी को नींद में मुस्कुराते हुए और ताली बजाते हुए देखकर उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ, ताली क्यों बजा रही हो नींद में। ओके, उसके बाद क्या हुआ, चांदनी सडनली ओपन हर आईज, लुक्ड अराउंड एंड सेड मॉम द किचन फाइट इज ओवर। ओके, तो चांदनी सडनली ओपन हर आईज, आसान सा जुमला है कि चांदनी ने अचानक अपनी आंखें खोली। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ यानी आस पास देखा, एंड सेड और कहा, मॉम अम्मी, द किचन फाइट इज ओवर, कि किचन की जो लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई। यहाँ पर नहीं कहेंगे कि लड़ाई खत्म है, बल्कि कहेंगे मॉम अम्मी द किचन फाइट इज ओवर, कि किचन की जो लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई। ओके, आगे चलते हैं। इंदू कुड नॉट कंट्रोल हर लाफ एंड सेड, किचन फाइट, व्हाट इज दैट, क्लोज योर टेक्स्ट बुक एंड गेट अप, डिनर इज रेडी। आसान से जुमले हैं। इंदू कुड नॉट कंट्रोल हर लाफ, कि इंदू ने यानी उसकी जो माँ थी उसने अपने हंसी को नहीं काबू में कर पाई। एंड सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा, किचन फाइट, मतबख की लड़ाई। व्हाट इज दैट, ये क्या है, या आप कह सकते हैं ये क्या होता है। व्हाट इज दैट, ये क्या होता है। अब लड़ाई ये क्या होती है भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। क्लोज योर टेक्स्ट बुक, अपनी जो है टेक्स्ट बुक यानी पढ़ने की जो किताब है उसको बंद करो। एंड गेट अप, और तैयार हो जाओ, उठ जाओ। गेट अप, उठ जाओ। डिनर इज रेडी, रात का खाना तैयार ही, आशाइया तैयार है। ठीक, उसके बाद चांदनी रब्ड हर आईज एंड लुक्ड एट हर टेक्स्ट बुक, द पेज वॉज ऑल अबाउट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओह, वॉज इट अ ड्रीम, चांदनी स्माइल्ड एज शी रश्ड टू द किचन। ओके, तो चांदनी रब्ड हर आईज, आसान सा जुमला है कि चांदनी ने अपनी आंखों को मला, रब का मतलब होगा मलना, रगड़ना यानी मला। एंड लुक्ड एट हर टेक्स्ट बुक, और उसने अपनी जो है टेक्स्ट बुक यानी जो पढ़ने की किताब होती है उसको देखा। द पेज वॉज ऑल अबाउट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो जो उसके सामने जो पेज खुला था वो सफ़ा था ऑल अबाउट वेजिटेबल्स, मुकम्मल तौर पर सब्जियों के बारे में, एंड फ्रूट्स और फल के बारे में और फलों के बारे में। तो जो पेज उसके सामने खुला हुआ था वो मुकम्मल तौर पर सब्जियों और फलों के बारे में था। ओह अरे, वॉज इट अ ड्रीम, क्या ये एक ख्वाब था। वॉज इट अ ड्रीम, क्या ये एक ख्वाब था। चांदनी स्माइल्ड, चांदनी मुस्कुराई। एज शी रश टू द किचन, जैसे कि जब वो किचन की तरफ दौड़ी, ठीक है, या किचन की तरफ भागी, या किचन की तरफ दौड़ कर गई। ओके गाइज, तो ये कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अब समझ में आई होगी। और ये कहानी मैंने चंपक से ली है और बहुत आसान सी कहानी थी, कोई मुश्किल नहीं था। और सारा पैटर्न जो कुछ आप पढ़ चुके हैं उन सारे पैटर्न को हमने यहाँ पर फॉलो किया है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अब समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप खुद से ही पढ़कर आएंगे और आप उनको हमारे साथ मैच करेंगे। तो इस कहानी में यही पता चला कि ये जो कुछ चल रहा था ये ख्वाब था और वो लड़की पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते सो गई थी और उसका जो सबक था वो सब्जियों के बारे में था, फलों के बारे में था और किचन के बारे में था। ओके, और जो कुछ उसके साथ हुआ वो बस एक ख्वाब था। तो गाइज यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हुई और आज का भी सबक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और अंग्रेज़ी स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, बल्कि गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़ के आएँ, खुद से अल्फाज मानी को लिख कर आएँ, उनको याद करके आएँ, ताकि आपके लिए ये सबक कहीं ज़्यादा मुफीद हो। इन्हीं कलिमात के साथ
आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।